जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली एक मिशन लेके चल रहा हूं, मिशन 2025। ये मेरा टारगेट है जो कि एनडीए, सीडीएस एंड सीएपीएफ के लिए। देखिए, जो भी मुझसे हो सकता है, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस रहते हैं ज़्यादातर, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मुझे जैसे ही समय मिल पाता है मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, प्लस महीने में 15-15 दिन के अंदर मैं करंट अफेयर भी अपलोड करता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक पूरे महीने का होलसम करंट अफेयर भी मिल जाए। आप देख सकते हैं मैंने अक्टूबर के 15 तक का कवर करवा दिया है। तो जैसे ही 30 तारीख हो जाएगी, 30 तारीख के बाद बेसिकली मैं आपको 30 अक्टूबर तक का क्या कर दूंगा, करंट अफेयर दे दूंगा। तो अभी मेरी पूरी कोशिश है कि ये वीक जो दिवाली का वीक है, मुझे भी थोड़े से फ्री मिला हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए कंटिन्यूसली टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज हम यूपीएससी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करेंगे। यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ इंडिया। देखिए, पार्लियामेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें उस पे भी डिस्कस करना है कि पार्लियामेंट क्या है। ठीक है, फिर कमिटीज क्यों जानना होता है। अभी रिसेंट में ही एनडीए के अंदर और रिसेंट में ही सीडीएस के अंदर, दोनों के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटी से क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि एस्टीमेट कमेटी हो गया, फाइनेंशियल कमेटी हो गया। पहली बात तो आपको ये समझना है पार्लियामेंट क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये मिलके क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। ठीक है ना। तो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जिसे आप एमपी भी बोलते हो। तो ये आर्टिकल 110 से लेके आपके आर्टिकल 117 118 तक है। ठीक है ना। तो आपको ढंग से पढ़ना होता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं वो क्या क्या वर्क करती है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, बट हाँ, आपको यहां से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू इजीली सॉल्व इट। ठीक है। तो माय नेम इज रोहित रानवे। प्लस आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपके लिए कुछ जानकारी, कुछ चीजें मैं आप लोग के लिए रखता हूं मैं हमेशा, तो लास्ट तक बनाए रखें अपने आप को। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, शेयर करें। देखिए, आपका शेयर मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए, जितना बेनिफिट मुझे मोटिवेशन से मिलता है, जो कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो बेसिकली आप लोग का बस एक ही काम होता है, आप सीखिए, नोट्स बनाइए, और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, द कमिटी इज कमिट ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जाहिर सी बात है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें मेंबर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय एंड नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर या चेयरमैन। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पावर बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि एक हो गया स्पीकर और दूसरा हो गया चेयरमैन। फिर दूसरा आ गया पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑर्गेनाइज इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट कमिटीज थी, वो ओरिजिनेट आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से देखने को मिलेगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब हम ज्यादा से बात करते हैं तो 1935 के एक्ट की बात करते हैं, बट अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो कहां से पढ़ते हैं, 1773 से पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो कमिटी ऑपरेट अंडर द डायरेक्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो पार्लियामेंट कमिटी के पास कुछ अथॉरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल वे से। जैसे कि आर्टिकल 105 पावर देता है, प्रिविलेज देता है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर एंड द कमिटी ऑफ देयर। ठीक है। तो पार्लियामेंट कमेटी के लिए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को कुछ पावर्स है। फिर आर्टिकल 118 क्या बोल रहा है, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर मेक अ रूल फॉर रेगुलेशंस सब्जेक्ट टू प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोसीड एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। देखो, पार्लियामेंट के पास खुद कुछ के, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के और भी चीजें, जैसे कि लॉ ऑफ रूल। ठीक है ना, ये पार्लियामेंट के पास है। तो बेसिकली जो बिजनेस कंडक्ट होते हैं, बिजनेस का मतलब जो बातचीत होती है, जैसे क्वेश्चन आवर हो गया,
0 आवर हो गया, तो इस तरीके के जो प्रिविलेज आवर हो गया। तो ये जो चीजें होती हैं ये कोड ऑफ इट्स बिजनेस कंडक्ट के तहत ही आती है। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 118 के अंदर। ठीक है, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर कि पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है। सबसे पहले उसको नियुक्त कौन करता है, बनाता कौन है? उसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा या तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और रहते कौन है उसके अंदर? ज्यादातर पार्लियामेंट्री मेंबर्स ही होते हैं। तो अब सबसे पहले एक कमेटी देखते हैं जिसका नाम क्या है? स्टैंडिंग कमेटी। बड़ी कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी आर परमानेंट कमेटी, इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट कमेटी कंसिस्ट बाय द पार्लियामेंट टू डील स्पेसिफिक एरिया। कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से स्टैंडिंग कमेटी क्या करी जाती है? बनाई जाती है। एरिया ऑफ द पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स के लिए या कुछ पब्लिक पॉलिसीज नहीं लेके आना है, उस वजह से क्या होता है? आपका स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। दिस कमिटी आर कंसिडर एज अ बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। तो ये कब तक रहती है? बेसिकली स्टार्ट तो कब होगी? जब पार्लियामेंट स्टार्ट होगा, और खत्म कब होगी? जब तक सेशन खत्म ना हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग कमिटी भी बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, 2024 सेकंड एनडीए और सीएपीएफ में, सॉरी सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है और ढंग से इसको पढ़ना है आप लोगों को। चलो थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, सब चीजें सही चल रही है। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर चल रही होगी आप लोगों को, आवाज भी एकदम क्लियर आ रही होगी। ठीक है, चलो तो इस कमेटी में अब देखेंगे स्टैंडिंग कमेटी। देखिए अब यहां आपको देखने को मिलेगा कुछ कमिटीज के नाम दिए हुए और उनके टेन्योर दिए, और मेंबर नॉमिनेटेड या इलेक्टेड रहते हैं कि नहीं ये भी हम देखेंगे। क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बनेगा, इसको आईएमपी लगा लो। क्या लगाओगे? आईएमपी। तो एस्टीमेट कमेटी, इसी से क्वेश्चन आया था। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। कितने साल के लिए होती है? 1 साल के लिए। और ओनली कहां से इलेक्ट होते हैं? लोकसभा से। यहां गड़बड़ी नहीं कर देना। यहां क्या होता है? आप सोच लेते हो राज्यसभा से भी होंगे, नहीं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा से नहीं देखने को मिलेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। टेन्योर कितना है? 1 साल के लिए। तो दोनों हाउस से इलेक्टेड होते हैं मेंबर। ठीक है, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है, तो एस्टीमेट कमेटी होती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं। ठीक है ना, बिगेस्ट कमेटी तो कौन सी होती है? एस्टीमेट कमेटी। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यहां भी दोनों हाउस से चूज करे जाते हैं। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो अब देखते हैं एडहॉक कमेटी। देखो एडहॉक का मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये टेम्पररी बेसिस पे बनाई जाती है। किस बेसिस पे बनाई जाती है? टेम्पररी बेसिस पे बनाई जाती है। ठीक है, तो एडहॉक कमिटी इज अ टेम्पररी कमिटी कंसिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लिमिटेड ऑफ द पीरियड एंड द टाइम। जाहिर सी बात है, कुछ काम के लिए बनाई जाएगी, कुछ प्रॉपर जरूरत के लिए बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडहॉक कमिटी। कंसिडर रिपोर्ट एंड द स्पेसिफिक बिल, इंक्वायरी इनटू द पर्टिकुलर मैटर ऑफ द पब्लिक। जैसे कि आप देखिए ना कि पुल गिर गया, या तो फिर कुछ ऐसे रॉबरीज के केस हो गए, या कोई घोटाला हो गया, तो उस पर कोई कमेटी बनेगी। हाँ, तो कमेटी क्या होगी? एडहॉक कमेटी होगी। क्या होगी वो? एडहॉक कमेटी उसको बोला जाएगा। ठीक है, द कमिटी आर डिसॉल्व वंस दे हैव कंप्लीट देयर वर्क। जैसे कि इंक्वायरी कमेटी या एडवाइजरी कमेटी। जैसे एडवाइजरी कमेटी ज्यादातर आपको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है एड हॉक कमेटी कौन सी कमेटी होती है? बेसिकली या तो इंक्वायरी के लिए या एडवाइजरी का काम करती है। जैसे कि कमिटी सिलेक्ट द ज्वाइंट कमिटी ऑफ द बिल्स, रेलवे कन्वेंशन, ज्वाइंट कमिटी फूड मैनेजमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एड हॉक कमिटी। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखिए,
फाइनेंशियल कमिटी, फाइनेंशियल कमिटी, देयर आर 3 फाइनेंशियल कमिटीज, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड द कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो अब देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, यहां से क्वेश्चन डैम श्योर बनेगा। ये कब बनी थी? 1921 टिल अर्ली 1950। मतलब इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही बन गई थी। कौन सी कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। फाइनेंस मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द चेयर मेंबर ऑफ द कमेटी। तो फाइनेंस मेंबर में जाहिर सी बात है आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी हो जाएंगे, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन है। और दूसरी चीज होंगे जो कमेटी के जो सेक्रेटरी होंगे, उनको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, जब जाके वो क्या बनेंगे? पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो इसी को फाइनेंस कमेटी भी बोला जाता है। तो ब्रिटिश टाइम में बन गई थी 1921 में, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी का दर्जा दिया गया और ये स्पीकर के अंडर वर्क करती है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ओल्डेस्ट कमेटी कौन सी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। नेक्स्ट फिर देखते एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी कब बनी? 1950 से है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी। और ये सब लोकसभा से बिलोंग करते हैं। चेयरमैन अपॉइंट बाय द स्पीकर, इसका चेयरमैन जो होगा वो स्पीकर डिसाइड करेगा। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड द मेंबर ऑफ कमिटी। यहाँ मिनिस्टर नहीं बन सकता, जैसे कि मिनिस्टर में रेलवे मिनिस्टर हो गया, या तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या तो फिर आपके जो भी बड़े बड़े मंत्रालय उसके मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है ना? इट्स अ मेंबर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ कमिटी अपॉइंट अ मिनिस्टर, द मेंबर सीज टू बी मेंबर ऑफ कमिटी डेट सच एज अपॉइंटमेंट, द टर्म ऑफ कमीशन इज 1 ईयर। तो या तो आपको पता चल गया। तो आपको एस्टिमेट कमेटी में याद रखना 1 साल का टेन्योर होता है। सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी है, 30 मेंबर होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और दूसरी चीजें, इसमें मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होते इस कमेटी में। ठीक है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग इज द पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 जो कि आपके लोकसभा से और 7 आपके किससे होंगे? बेसिकली राज्यसभा से। ठीक है, तो आई होप सो यहां आपको पता होगा। चेयरमैन अपॉइंट बाय द स्पीकर, मेंबर ऑफ द कमिटी। अ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी। यहां भी वही सेम चीज है। पब्लिक अंडरटेकिंग में कौन नहीं होता? मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। इट अ मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन कमिटी अपॉइंट द मिनिस्टर, सीज द मेंबर कमेटी बिकॉज अपॉइंटमेंट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर जो व्यक्ति इस कमेटी का मेंबर है, अगर वो मिनिस्टर है, तो उसको मिनिस्ट्री का पद छोड़ना पड़ेगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, कमिटी टू इंक्वायरी। देखो इंपॉर्टेंट कमिटी, देखो कुछ ऐसी चीजें होती है जहां हमको इंक्वायरी करना जरूरी होता है, तो 3 कमेटी इसमें भी बनती। किसमें? कमिटी टू इंक्वायरी का। इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद भी अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। देखो पॉलिटी को मजाक लोगे और खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम को, तो भैया निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ढंग से पढ़ो, इज्जत से पढ़ो, औकात से पढ़ो। कमिटी ऑन पेटिशन, पेटिशन का मतलब ही समझ में आ रहा है, अर्जी देना। ऑन अ बिल इफ एनी मैटर इज जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कमिटी एग्जामिन दोस्त। तो हम क्या बोलते हैं? कमिटी ऑन पेटिशन। मतलब अर्जी दे रहे हो, मिनिस्टर्स को दोगे और मिनिस्टर स्पीकर को देंगे कि भैया हमारे यहाँ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, घटना हो गई है, कुछ ऐसे आपदा आ गई है, तो प्लीज इस पे संज्ञान करें और इस पे डिस्कशन करें। कमिटी ऑफ प्रिविलेज, privilege a member of house breach the code of it, the committee acts upon proposed suitable action। बिल्कुल, कोई भी हाउस का मेंबर बिजनेस को, मतलब कोड ऑफ पार्लियामेंट को खराब करता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और कौन लेगा? स्पीकर लेगा। ठीक है ना? सेमी जुडिशियल इन नेचर, इसको कमिटी ऑफ प्रिविलेज को क्या बोलेंगे? सेमी जुडिशियल नेचर बोला जाता है। इन लोकसभा 15 मेंबर और राज्यसभा इट हैज अ 10 मेंबर। तो कुल मिला के कितने हो गए? 25 मेंबर रहते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेज में। इथिक्स कमिटी, इट है मेंबर ऑफ द हाउस मिसकंडक्ट एंड शो इनडिसिप्लिन, दिस कमिटी अपॉन द सुटेबल एक्शन। इथिक्स मेंबर, जूता चप्पल निकाल के आप अगर मारा पिट्टी कर दोगे किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर, तो आपके अंदर इथिक्स कमिटी बैठ जाएगा। और इथिक्स कमिटी आपके ऊपर एक बार बैठ गया तो सोच लेना फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और अगर आपके एक बार कार्रवाई हो गई इथिक्स कमेटी के द्वारा, तो स्पीकर आपको गेट आउट करेगा और आप 6 साल तक फिर इलेक्शन भी नहीं लड़ पाओगे।
ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। चलो आगे देखें। कमिटी ऑफ स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कमिटीज है जैसे कि कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, where a minister make any promise or assure to understand the Lok Sabha, this committee examine the exact such promises assurance of the undertaking। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एश्योरेंस। देखो गवर्नमेंट कोई दिलासा दे रही है, गवर्नमेंट बोल रही है हम यहाँ से 10,000 किलोमीटर का रोड बनवा देंगे या हम कुछ ऐसा वर्क करवा देंगे, बट वो करवा ही नहीं पा रही है, तो उस पर भी कमेटी बिठाई जा सकती है कि गवर्नमेंट एश्योरेंस दिया था पर वो तो हुआ नहीं। फिर देखेंगे कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, it examine whether the executive are exercise well power to make regulation rules and sub rules by the law। तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ, ये कमिटी ये चेक करेगी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पावर दी गई है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, सही रेगुलेशन हो रहा है, रूल सही बन रहे हैं, सही लॉ से काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इस पे क्या किया जाएगा, बेसिकली संज्ञान लिया जाएगा, इस पे आगे की चीजें देखी जाएगी। तो क्या किया जाता है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। फिर आते हैं कमिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी, इसमें 30 मेंबर होते हैं, तो 20 कहां से होंगे, लोकसभा से, और 10 क्या होंगे, राज्यसभा से। हम स्पेशली पढ़ेंगे एससी एसटी एक्ट, लास्ट में मैंने रखा हुआ है तो आप ढंग से उसको पढ़ लेना। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कमेटी बनाई है, कमेटी ऑफ एससी एसटी। ठीक है, दूसरा कमेटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बिल्कुल ये भी बनी हुई है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, वो सेल्फ डिपेंड हो सके, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करिए मुझे कौन से आर्टिकल के अंदर है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। ठीक है, आपका कमेंट लोगोरिथम के अंदर आता है, जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियो ज्यादा शो होंगे और लोगों को शो होंगे। तो प्लीज आप कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करेंगे तो ये लॉगरिदम में नहीं आता यूट्यूब के, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, बट आपको अपने उससे लाइक और कम से कम शेयर तो करना ही करना। दूसरा, कमिटी रिलेटेड टू डे बिजनेस फॉर द हाउस। तो कमिटी हमको क्या देखने को मिलती है, जो डे टू डे नॉर्मल हाउस में होता है उसी को, जिसको हम एडवाइजरी कमिटी भी बोलते हैं। ठीक है, रूल कमिटी भी बोलते हैं, और कमिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंबर, जैसे कि कोई मेंबर है वो एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो उस पर भी संज्ञान किया जाएगा। तो आपको पता है 60 दिन से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति छुट्टी पर है बिना सूचित करे तो उसकी सस्पेंड करी जा सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट। ठीक है, दूसरा रूल कमिटी नीड अमेंडमेंट द रूल ऑफ कमिटी मेक प्रपोजल। देखो पार्लियामेंट में कुछ भी काम हो रहा है वो कोड ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं या कमिटी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब आप कोई मतलब कंडक्ट कर रहे हो, कोई भी कमिटी कंडक्ट कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम टेबल फॉर द हाउस कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड द रेगुलेशन। तो प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब सीधा और समल आपको समझ में ये आना चाहिए। जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, जो मिनिस्टर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होगा पर मिनिस्टर नहीं है। इट क्लासिफाई बिल एंड एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन द बिल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी बोलते हैं। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो, हाउस कीपिंग कमिटी, अब क्या देखेंगे, हाउस कीपिंग कमिटी। कमिटी मेंशन जनरल पर्पस कमिटी होती है ये, मैटर that do not fall under the jurisdiction of the parliamentary committees, the member of committee are comprises। ठीक है, तो कुछ ऐसी कमिटीज होती हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर नहीं आती है, तो फिर क्या होता है, प्रिसाइड ओवर द स्पीकर या चेयरमैन, उसको एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी बोलेंगे, डेप्यूटी भी हो सकता है, डेप्यूटी स्पीकर, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होता है जिसे हम वाइस चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी होते हैं, लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हो सकते हैं, या अदर मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ज्यादातर कौन होता है, स्पीकर या चेयरमैन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग कमिटीज, जो कि बेसिकली जुडिकेशंस के अंदर नहीं आती है, किसके अंदर, पार्लियामेंट्री कमिटी के अंदर। ठीक है, चलो अब कुछ टॉपिक और देख लेते हैं।
द कमिटी अंडर द लोकसभा, कमिटी अंडर द राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है आपको? चलो गुड। तो देखते हैं कमिटी ऑन लोकसभा के अंदर। तो कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर आता है किसके अंदर? एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। एग्रीकल्चर सॉरी, कमिटी एंड राज्यसभा कमिटी ऑफ कॉमर्स आती है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर। कमिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे हम आईटी भी बोलते हैं, और होम अफेयरेंस राज्यसभा के अंदर भी आता है, होम अफेयर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। कमिटी ऑफ डिफेंस लोकसभा के अंदर है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड यूथ अफेयर वो किसके अंदर है? राज्यसभा के अंदर है। तो ये कमिटीज आपको थोड़ी सी याद रखना है। और ये क्या है? स्टैंडिंग कमिटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट कमिटी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट कमिटी। ये डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले तो मैं आपको SC/ST एक्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट ने आपने बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन जो शेड्यूल कास्ट के बेसिकली चेयरपर्सन कौन है? श्री किशोर मकवाना। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट द स्पेशल ऑफिसर, आर्टिकल 338। तो आपसे पूछा जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 338। स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं। पहले ये एक ही हुआ करता था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और एक ही चेयरपर्सन होता था। तो 1987 गवर्नमेंट प्रेशर फॉर वेरियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड टू फॉर्म मल्टी मेंबर वेलफेयर ऑफ SC/ST वन मेंबर कमीशन होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? पहले तो एक ही ऑफिसर होता था SC और ST कम्युनिटी के लिए। अब क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो क्या किया? 65th अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द वन मेंबर सिस्टम विद द मल्टी मेंबर सिस्टम। पहले एक मेंबर होता था, अब मल्टी मेंबर सिस्टम है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, 330 ऑफ द 338 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको अमिट किया गया और न्यू फॉर्म किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक चेयरमैन होगा और 4 वाइस चेयरमैन होंगे इस कमीशन के। आई होप सो समझ में आया। फिर समझाता हूं, देखो पहले एक था SC और ST कमेटी, उसका एक ही चेयरपर्सन होता था, ठीक है ना, स्पेशल ऑफिसर जिसे बोला जाता है। पर बाद में फिर क्या देखने को मिला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के देखो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो कम से कम हमें और बढ़ाना चाहिए मेंबर। तो 5 मेंबर हमने किए 1990 के अंदर। प्लस इसको बायफर्केट कब किया? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2030 के अंदर। तो ये इंप्लीमेंट 2004 में हुआ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो आज आप देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो था बेसिकली वो अलग हो गया, वो 338 के अंदर है, और ये 338A के अंदर है। क्या? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो आपको बताना है नेशनल कमीशन ऑफ OBC, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लास, कौन से आर्टिकल में, ठीक है। तो ओबीसी कौन से आर्टिकल में आप मुझे बताएंगे, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट वाज फॉर्म 2004 अंडर द चेयरमैन पर्सन ऑफ सूरज बानो, ठीक है। तो आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये डाटा क्लियर हुआ होगा कि पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक ही हुआ करता था, उसके मेंबर बढ़े। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ? मेंबर बढ़ाए गए। और 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर क्या किया गया? इन दोनों को बायफर्केट किया गया, अलग अलग क्या किया गया? आर्टिकल्स में लाया गया। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो नेक्स्ट चीज देखें, फंक्शन कैसे करता है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फंक्शन कैसे करता है? मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑल इशू कंसर्न द सेफगार्ड ऑफ SC कम्युनिटी, ठीक है। इंक्वायरी एंड कंप्लेंट रिलेटिंग टू द डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट के हनन हो रहे हैं। टेकिंग पार्ट ऑफ द एडवाइजिंग द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी वर्क करना चाहिए। प्रेसिडेंट इसको इंप्लीमेंट करवाता है, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका बढ़ना चाहिए, किसका? SC कम्युनिटी का, ठीक है ना।
शेड्यूल कास्ट का, वेलफेयर करना है, प्रोटेक्शन करना है और डेवलपमेंट करना है एससी कम्युनिटी को। ये हमारा मेन मकसद है। एससी को साथ आप पैरेलल रख लो, एसटीवी। देखिए ये हमारे समाज के काफी पिछड़े वर्ग हैं, इसको उठाना अनिवार्य है। लोग भले ही हमको कितना भी कह दे कि समाज में इक्वलिटी है, सिटी में इक्वलिटी है, सिटी में इक्वलिटी, पर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आप देखोगे कि छुआछूत की प्रथा चल रही है। और जब ये छुआछूत की प्रथा चलती रहेगी तो आप कैसे सोच सकते हो कि हमारे समाज में इक्वलिटी आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कमीशन श्री किशोर मकवाना जी चेयरमैन है, श्री लव कुश कुमार ये मेंबर है, और वद्दीपल्ली रामचंद्र जी ये भी मेंबर है ये कमीशन के। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, आपको समझ में आया होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होगी, और इसी के साथ हम अपना सेशन यहीं रखते हैं। थैंक यू ऑल, विजिट करिए हमारे चैनल को, और अगर कोई टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है तो रानवे रोहित लिखेगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, और नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा होगा तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बस यही आशा करता हूं आपसे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, इसी की मैं आशा रख के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। ठीक है, आई होप